मुंबई के सबसे कंट्रोवर्शियल अफसर समीर वानखेड़े से आज पूछताछ हो गई। जांच का पहला दिन था। समीर वानखेड़े पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाला गवाह नंबर 1 प्रभाकर साइल एनसीबी के ऑफिस नहीं आया, लेकिन हर रोज आरोप लगाने वाले मंत्री नवाब मलिक आज एक नया दस्तावेज लेकर आए। यह दस्तावेज है समीर वानखेड़े का निकाहनामा। अब तक जो लड़ाई आरिन खान के नाम पर लड़ी जा रही थी, अब वो लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ी जा रही है। अब वो लड़ाई खुल्लम खुल्ला मंत्री और अफसर के बीच हो गई है। इस खबर की शुरुआत फिल्म स्टार के बेटे की गिरफ्तारी से हुई थी। अब रोज नवाब मलिक इसमें एक नया फिल्मी ट्विस्ट जोड़ देते हैं। आज हम सबसे पहले उस निकाहनामे को डिकोड करते हैं, नवाब मलिक के इल्जाम को डिकोड करते हैं और इस रिपोर्ट से यह जानते हैं कि निकाहनामा है या सियासतनामा। मंत्री जी ने आज नया अनाउंसमेंट किया। सुबह सुबह एकदम फ्रेश कहानी के साथ आए। नया पोस्टर, नई पिक्चर रिलीज की। आज की कहानी में एक नया कैरेक्टर भी लेकर आए। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। मंत्री जी ने जो कहानी आज सुनाई, क्रूज केस में थ्रिलर और सस्पेंस और गहरा गया है। ये दाढ़ी वाला कौन है, पहले वो सुनिए, फिर निकाहनामा की मेन स्टोरी सुनाएंगे। दाढ़ी वाले के बारे में और भी डिटेल में नवाब मलिक ने बताया। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। जब से एनसीबी ने ड्रग्स में बॉलीवुड पर हाथ रखा है, तब से नवाब मलिक अर्जुन बने हुए हैं। सीधे मछली की आंख नजर आ रही है। आर्यन और अपने दामाद को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े और उनके खानदान की पूरी फाइल खंगाल डाली है। आज एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई पहुंची है। समीर वानखेड़े से सवाल कर रही है। सर, क्या बात हुई? काफी लंबी पूछताछ यहाँ पर हुई है, या आपके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं? अभी थोड़ी देर में सर आएंगे तो आप उनसे पूछे। और इधर दाढ़ी वाले का नाम लेकर नवाब मलिक ने एनसीबी की विजिलेंस टीम पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की है। गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है, वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूंगा। मंत्री जी ने जिस दाढ़ी वाले का जिक्र किया, वो कौन है? क्या दाढ़ी वाला समीर वानखेड़े का दोस्त है? दाढ़ी वाले की माशूका कौन है? क्या दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है? नवाब मलिक ने जो सवाल उठाए थे, हमने उसकी जानकारियां जुटाई तो हमें पता चला कि दाढ़ी वाला शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 अक्टूबर की क्रूज रेव पार्टी में मौजूद था और 4 अक्टूबर को जब क्रूज गोवा जाकर रिटर्न आई तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई आया था। नवाब मलिक का आरोप है कि इस दाढ़ी वाले ड्रग पेडलर का गोवा के सभी ड्रग पेडलर के साथ घनिष्ठ संबंध है और ये गोवा में कई रेव पार्टी करवा चुका है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच में जुट रही है, क्योंकि प्रभाकर साहिल ने भी एक लिखित कंप्लेंट दी है और उसमें 25 करोड़ के डील की बात निकाली है। अब ऐसे में अगर इंटरनेशनल ड्रग पैडलर उस क्रूज पर मौजूद था और 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक वो क्रूज मुंबई से गोवा गई और गोवा से उसके बाद दोबारा मुंबई आई, तो ऐसे में ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि जिस रेव पार्टी को रोकने के लिए एनसीबी की टीम वहां पहुंची थी, वो रेव पार्टी दरअसल रुकी ही नहीं, ऐसा आरोप है नवाब मलिक का। रेव पार्टी होते रही, ड्रग्स का कंजम्पशन चलता रहा, डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके एनसीबी ने इसमें एक ग्लैमर लाने की कोशिश की, लेकिन जो मुख्य इसमें मास्टरमाइंड है वो उस क्रूज पर मौजूद रहे और वो ये ड्रग पार्टी करते रहे। एनसीबी अगर इसमें जांच करती है, विजिलेंस की टीम जांच करती है, मुंबई पुलिस की टीम जांच करती है, तो इस जांच की आंच एनसीबी के कई अधिकारियों तक आएगी और ये मामला और आगे लंबा जा सकता है। लेकिन असली धमाका नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाहनामा पर किया। निकाहनामे की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी निकाल लाए, स्वीट कपल बताया और समीर वानखेड़े को फर्जी करार दिया। ये समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर है, जिनका बाद में आपसी समझौते के बाद तलाक हो गया। इसी निकाहनामे पर नवाब मलिक का दावा कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। जाति का फर्जीवाड़ा किया, एक दलित का हक छीना। गलत सर्टिफिकेट पर समीर वानखेड़े ने आईआरएस की नौकरी हासिल की। मंत्री जी समीर वानखेड़े की कुंडली में धर्म और दलित सबका सबूत लेकर आए। सवाल वानखेड़े के पूरे खानदान पर उठाया गया तो जवाब देने उनकी पत्नी क्रांति रेडेकर आई। नवाब मलिक के आरोप झूठे हैं, वानखेड़े हिंदू हैं। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है, वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता, विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो लीगल होते हैं, जिनको लीगल माना जाता है। तो उस सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का रिलीजन हिंदू है, उनकी कास्ट महार है, जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये जो निकाह हुआ वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो थे वो मुस्लिम थे, उनकी इच्छा और उनकी इज्जत रखने के लिए समीर ने उस वक्त वो निकाहनामा किया था, ये किया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई भी अपना ऑफिशियली रिलीजन चेंज नहीं किया था। आखिर जब दाऊद नाम लिखा था पिता की जगह पे, तब समीर वानखेड़े ने क्यों वहाँ पर सिग्नेचर किया? देखिए, मेरा कहना ये है कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स ये माँ ने बनाए, उस वक्त समीर वानखेड़े या डैडी ने उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज दे वर मेड आउट ऑफ लव। यहाँ पे इमोशनल सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, एक मरी हुई औरत की। अगर इन लोगों को उसकी भी शर्म नहीं है तो ये लोग तो मतलब आई कांट इवन कमेंट अबाउट देयर स्टेटस एंड देयर कैरेक्टर। अब समीर वानखेड़े केस नवाब मलिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से समझ लीजिए कि वानखेड़े की कुंडली निकालने उनकी टीम 1.5 महीने से लगी रही। जब सब जगह से जांच कर ली, फिर निकाहनामा सामने लाए। हमने भी इन आरोपों की पड़ताल शुरू की और निकाहनामे का सच जानने की कोशिश की। संवाददाता दिनेश मौर्य ने काजी को ढूंढ निकाला, जिनके निकाहनामे पर दस्तखत थे। निकाहनामा क्या आपने बनाया था? ये सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, सही है।
शादी साल 2006 में हुई थी, ऐसा? अबे देखो, ये इंग्लिश इसमें लिखी है ना जी, हम लोग उर्दू में लिखते हैं जी। इंग्लिश ना मालूम होने की वजह से जी वहाँ किसी को बैठा के इंग्लिश में लिखा देते हैं जी। हाँ, और कोई हम लोग उर्दू में भी बना देते हैं। अभी आपके दस्तखत का अपनी है, कहाँ पे? ये बिल्कुल सही है, ये है मेरी दस्तखत। अच्छा, ये आपके दस्तखत हाँ, उर्दू में है, देखो यहाँ पे ये कह रहे काजी साहब कि ये उनके दस्तखत है, यहाँ आखिर से दूसरा कॉलम में। अब आपसे मैं कुछ बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। समीर वानखेड़े जो हैं वो कहते हैं उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत डॉक्टर शबाना कुरैशी से। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या मतलब है जी? उनका ये कहना है कि इस ये जो अधिनियम है इसके तहत उन्होंने शादी की है, लेकिन वो जन्म से हिंदू हैं। वो गलत कह रहे हैं, झूठ है। नहीं, वो जन्म से हिंदू है, लेकिन क्या आप अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और कोई मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है? नहीं, हम निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे, हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होगा। जी जी। तो जब समीर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आपका अपना मजहब क्या बताया था? मुसलमान बताया था, दस्तखत भी उसकी है जी, और बाप का भी नाम मुसलमान, जी, सब मुसलमान बताए, इसलिए निकाह हुआ। वरना अगर हिंदू जाहिर करते तो ना निकाह होता ना वो शादी होती, सारे लोग मुसलमान समझते थे। 7 दिसंबर 2006 को समीर और शबाना का मुंबई में इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह हुआ। इस निकाह में सैकड़ों बाराती भी शामिल हुए, लेकिन निकाह के 18 दिन बाद 26 दिसंबर 2006 को समीर वानखेड़े ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया और लगातार इसी रजिस्ट्रेशन के बाद मिले सर्टिफिकेट का हवाला भी समीर वानखेड़े दे रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत दो वयस्क जो अलग अलग धर्म या जाति से संबंध रखते हैं वो शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी के पहले जो शर्तें लागू की गई है इस कानून के तहत उन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। सवाल धर्म पर उठे, बेटे की नौकरी पर उठे तो समीर वानखेड़े के पिता ने निकाहनामे पर जवाब दिया। नवाब मलिक की इस बात को तो सही कहा कि निकाहनामा सही है, लेकिन यह भी बताया कि वो मुसलमान नहीं हिंदू हैं। पूरी कहानी उन्होंने समझाई। यह सर्टिफिकेट सही हो सकता है क्योंकि उर्दू मुझे आती नहीं, नंबर 1। यह सही हो सकता है क्योंकि मेरे बेटे का निकाह डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुआ है, ये सही हकीकत है। लेकिन इसके बारे में जो साइन वाइन ये भी सही है, लेकिन मेरे मिसेस ने किया है। मेरे मिसेस मुस्लिम थी, मैं हिंदू हूँ, बैकवर्ड क्लास में ही आता है, लेकिन मुझे इसमें समझ में आता। और निकाह हुआ, मैं भी था उसमें, निकाह हुआ, ये सही बात है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया है। मैं सर उस पर भी आता हूँ, पहले तो इस सर्टिफिकेट को लेकर बात करते। यहाँ पे स्पेसिफिक आपके समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है और उसके ठीक बगल में आपके जो बेटे हैं उनका सिग्नेचर भी है। उन्होंने ऑब्जेक्शन अगर आप ये माँ के कहने पे किया हुआ है, वो इस जगत में नहीं है, वो होती तो उसका जवाब वही देती। निकाहनामे के सामने आने के बाद समीर वानखेड़े पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए समीर के पिता सामने आए और उनका कहना था कि शादी के पहले ही वधू पक्ष को पता था कि समीर का धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, और शादी के पहले ही तमाम बातें हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई बातों को वधू पक्ष को बताया गया था। और इसीलिए ये कहना कि हमने शादी के पहले उन्हें धोखा दिया, यह सरासर गलत है। सिर्फ और सिर्फ समीर की मां की वजह से इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की गई। हमने इस शादी के पहले और शादी के बाद भी कभी भी अपने मजहब को लेकर उनके परिवार से झूठ नहीं बोला। नवाब मलिक सुबह नए आरोप लगाते हैं, शाम तक समीर वानखेड़े के घर वाले सफाई देते रहते हैं। पर्सनल जोन में चल रही इस लड़ाई की आंच समीर वानखेड़े पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि तमाम आरोपों के बीच एनसीपी की विजिलेंस टीम ने भी अपनी लाइन क्लियर कर दी है। इस टीम ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत होगी तो उनसे लिया जाए। सर, गोसावी और प्रभाकर सैल की आप बात करें, इसका मतलब एनसीबी उनको बुलाने की कोशिश करी लेकिन वो आपके समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। जी, मैंने तो अभी आपसे ये प्रार्थना की है कि मीडिया के माध्यम से उनको आप मैसेज पहुंचाएं
कि अगर उनको कोई कंप्लेंट थी, कोई एलिगेशन था, तो हम पे आके, हमारे सामने आके साक्ष्य दें, अपनी बात रखें। समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी देने और उनकी फाइल खोलने वाले नवाब मलिक को लेकर आज बीजेपी भी कूद पड़ी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनकी पर्सनल लड़ाई पर सवाल खड़े किए। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंत्री पद के मिसयूज करने की बात कही और इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए उनके दामाद पर एनसीबी के एक्शन से जोड़ दिया। इधर दिल्ली से ट्वीट हुआ, उधर मुंबई से देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को घेर लिया। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस प्रकार से टारगेट करना ये ठीक नहीं है। साथ साथ किसी भी ऑनगोइंग केस में जो साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, उनके ऊपर सरकार की ओर से दबाव बनाकर सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए उनको डिस्क्रेडिट करना ये भी बहुत गलत है। और समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली से गई एनसीबी की 5 सदस्यीय विजिलेंस टीम ने आज मुंबई में करीब 4 घंटे तक समीर वानखेड़े से पूछताछ की। विजिलेंस टीम को डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह हेड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह से इंडिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर अतुल भाटिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। समीर वानखेड़े ने पूछताछ में क्या कुछ बताया, एनसीबी की विजिलेंस टीम आगे क्या करने वाली है और किस किस से इस केस में पूछताछ करेगी, एक एक सवाल का जवाब आपको डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के इस एक्सक्लूसिव बातचीत से मिल जाएगा। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एनसीबी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर करी। आज समीर वानखेड़े को हमने देखा, लंबी पूछताछ हुई है, बयान दर्ज हुए हैं। क्या पूरा इस पूछताछ में हुआ, क्या ये बयान दर्ज किए गए? आज जैसा कि मैंने सुबह बताया था, 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुँची थी। हमने आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे किए। आज समीर जी और कुछ एक और विटनेसेस से बातचीत हमारी जारी है। हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और ये प्रक्रिया अगले 1-2 दिन और भी जारी रहेगी। सर, किरण गोसावी और इसके अलावा प्रभाकर सेल, इनको भी आपने संबंध देने की कोशिश की। क्या ये लोग आपके कांटेक्ट में आए, उनसे पूछताछ होगी? अभी तक वो लोग क्यों नहीं आपके पास आ सके? जैसा कि आपको विदित हो कि प्रभाकर सैल जी के ही जो एफिडेविट सोशल मीडिया पे घूम रहा था, उस पर ही हम लोगों ने सुओ मोटो ये इंक्वायरी ऑर्डर की है। और प्रभाकर सैल जी और गोसावी जी को हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके दिए गए पतों पे या फ़ोन नंबर पे उनसे अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। हम लोगों ने मैसेज भी छोड़े उनके लिए कि वो इंक्वायरी में आके शामिल हों और जो भी साक्ष्य वो देना चाहें वो दें। और एक इंडिपेंडेंट जगह पे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि बिना किसी भय और दबाव के वो यहाँ पे अपनी बात रख सकें। पर अभी तक उनकी तरफ से इंक्वायरी में शामिल होने का कोई हमें संवाद नहीं मिला है। तो मीडिया के माध्यम से आज मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि वो लोग इंक्वायरी को ज्वाइन करें और जो भी सबूत उनके पास है हमारे सामने रखें। प्रभाकर सेल मीडिया के सामने आ रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन जो टीम गठित की गई है, आज से उसने जांच शुरू किया, आप उसको हेड कर रहे हैं, आपके सामने क्यों नहीं आ रहे? अब इसकी वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है, जो भी कहना चाहें, ये अच्छा फोरम है, उसी के लिए टीम गठित हुई है जिसकी जांच करने के लिए। तो इस माध्यम में आके अपनी बात कहें तो शायद उस पर बेहतर न्याय हो सकेगा। समीर वानखेड़े से आज लंबी पूछताछ हुई, कितने घंटे ये पूछताछ चली, बयान दर्ज हुए, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई सर? उन्होंने इस केस के संबंध में जो भी हम लोगों ने प्रश्न पूछे उसके उन्होंने अपनी तरफ से जवाब रखे। एक लंबी बातचीत हुई, लगभग 4-4.5 घंटे चली। कुछ दस्तावेज उन्होंने दिए, कुछ साक्ष्य दिए और अपना पक्ष रखा है। और आगे भी आवश्यकता हुई तो हम लोग उनको फिर इस जांच में शामिल करेंगे। उनसे कुछ और दस्तावेज हम लोगों ने मांगे हैं, आने वाले समय में जो वो देंगे। क्या पूजा डडलानी से भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जाएगी, जिस तरीके से प्रभाकर सैल ने आरोप लगाए थे? इस केस से जुड़े जितने भी अहम गवाह हैं हम सभी से पूछताछ करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति विशेष पे मैं क्यों टिप्पणी करूं? एक अंतिम सवाल सर, जो सब पूछ रहे हैं कि जब एनसीबी की विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं तो उसी पद के ऊपर जो समीर वानखेड़े हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे? ये पद पे बने रहेंगे, मैंने पहले भी बोला, ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं इस पे टिप्पणी करूं। मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, उसमें जैसे भी साक्ष्य इकट्ठे होंगे, जैसी भी बात आगे आएगी, मैं अपने डीजी को रिपोर्ट दूंगा। इस बीच आर्यन खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई हुई और कल की तारीख दे दी गई। कल दोपहर 2:30 बजे के बाद कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। फैसला आएगा या नहीं ये कल की तारीख बताएगी, लेकिन यह हफ्ता आर्यन खान के लिए बेहद अहम है। अगर आर्यन को इसी हफ्ते जमानत न मिली
तो शाहरुख खान के परिवार को 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। मन्नत में उनकी दिवाली भी आर्यन के बिना गुजरेगी और शाहरुख खान के जन्मदिन पर भी आर्यन नहीं होंगे। ऐसे में कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इस पर हमारे 7 रिपोर्टर्स ने यह रिपोर्ट भेजी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्यन खान को जमानत मिलना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सलाखों के पीछे 26वीं रात। आर्यन को जमानत पर बाहर निकालने के लिए 3 बड़े वकील। निचली अदालत से हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, लेकिन आर्यन खान को जमानत अब तक नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अब तक कई घंटों की ज़ेरा हो चुकी है। 3 तारीख के बाद भी जमानत नहीं मिली है। चौथी तारीख भी आ चुकी है, 21 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के बाद अब 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को आर्यन और बाकी आरोपियों की जमानत पर फिर सुनवाई होगी। आर्यन खान को अगर 29 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार तक जमानत नहीं मिलती है तो उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। 29 अक्टूबर तक अगर आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है तो यह केस लंबा हो जाएगा। उसके बाद यह केस 12 नवंबर तक खिंच जाएगा, क्योंकि छुट्टियों के बाद कोर्ट 12 नवंबर को खुलती है। अगर आर्यन की जमानत पर सुनवाई टलती रहती है तो इससे शाहरुख खान के परिवार में क्या होगा, वो देखिए। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। इस मौके पर आर्यन उनके साथ नहीं बल्कि जेल में होगा। 4 नवंबर को दीपावली है, यानी मन्नत में दिवाली पर आर्यन परिवार के साथ नहीं होंगे। 26 अक्टूबर की तरह 27 अक्टूबर को भी देखते देखते शाम हो गई और जब मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो शुरुआत में आर्यन के नाम का जिक्र तक भी नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी और बहस के दौरान पूरा फोकस इस बात पर रहा कि एनसीबी आपराधिक साजिश कैसे बना रही है। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने एनसीबी की कार्रवाई पर ही बुनियादी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि इस केस में जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सिर्फ ड्रग्स लेने की बात कही गई है। बाद में इसमें साजिश की धारा लगा दी गई, जबकि अरेस्ट के समय साजिश की धारा नहीं थी, इसलिए साजिश वाली धारा कहां से आई। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में कहा कि पंचनामे की कॉपी को पढ़कर स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि ये पूरा मामला निजी तौर पर सेवन करने से जुड़ा है। ऐसे में इसमें आपराधिक साजिश की धारा जोड़ना सरासर गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों के वकीलों ने अपनी दलील रखी। आर्यन के अरेस्ट मेमो पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत जरूरी होते हैं। गिरफ्तारी से पहले आरोपी को जानकारी दी जाती है। गिरफ्तारी का ग्राउंड यानी वजह बतानी जरूरी होती है। वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन के फोन को जब्त किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चैट्स को लेकर आपराधिक साजिश की बात की जा रही है और उसकी जांच भी की जा रही है। आर्यन के बचाव में ये दलील दी गई। रिमांड को पढ़कर लगता है कि जो ड्रग सीज की गई है उसका आर्यन से लेना देना है, जबकि आर्यन के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। अब देखिए कि मुनमुन धमेचा के वकील ने क्या दलील दी। आर्यन के साथ गिरफ्तार की गई मुनमुन धमेचा के डिफेंस में कहा गया कि दूसरे के इल्जाम मुनमुन पर डाले जा रहे हैं। अगर इन्हें संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया जाए तो क्रूज पर मौजूद सभी 1300 लोगों को गिरफ्तार किया जाना था। मुनमुन का जब पर्सनल सर्च किया था तो मुनमुन के पास से कुछ नहीं मिला था, जबकि मुनमुन के साथ में जो 2 लोग रह रहे थे, एक बलदेव राज नाम का आदमी और एक सौम्या सिंह नाम की लड़की। जब सौम्या सिंह का सर्च किया था उसके बैगेज में से कुछ रोलिंग पेपर्स और कुछ फिल्टर पैड्स मिले थे। ये चीज़ें जो है ये ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए उसके यूज़ में काम आती है। तो सौम्या सिंह अभी तक इस केस में आरोपी क्यों नहीं बनी है और क्या इस केस में सिर्फ एक मैं बोलना चाहूँगा एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि इंकी पिंकी पोंकी करके क्या किसी भी एक आरोपी को बना दिया आरोपी, बाकी के 2 लोग इस केस में आरोपी अब तक क्यों नहीं बने। मुनमुन धमेचा के वकील अली कासिफ ने हाईकोर्ट में कहा कि मुनमुन पेशे से एक मॉडल हैं और उन्हें क्रूज पर पार्टी के लिए इनविटेशन दिया गया था। वह क्रूज पर जैसे ही दाखिल हुई उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी बुनियाद 26 अक्टूबर को रखी गई दलीलें थी। आर्यन खान की तरफ से डिफेंस लॉयर मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो बातें रखी वो काफी अहम थी। बाकी आरोपियों की तरफ से भी ऐसी ही दलील हाईकोर्ट में रखी गई। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में कहा था कि आर्यन कस्टमर नहीं थे,
उनसे ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई, ना ही उन्होंने ड्रग्स ली थी और उनका कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया। इसलिए आर्यन की गिरफ्तारी ही एनसीबी की तरफ से की गई सबसे बड़ी गलती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सहित बाकी डिफेंस टीम ने भी ये कहा कि ऐसी बड़ी बातें जो एनसीबी की गलतियों को एक्सपोज करती है। आर्यन के डिफेंस में जो बड़ी बातें पेश की गई हैं, उसमें मुकुल रोहतगी ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन को लेकर दलील रखी, जिसमें कहा गया कि आर्यन युवा हैं, लॉ कहता है कि आप उनको गिल्टी के तौर पर ट्रीट कीजिए, ना कि ट्रैफिकिंग के लिए। अगर ड्रग्स ली भी है तो उन्हें रिहैब यानी पुनर्वसन के लिए भेजा जा सकता है, ट्रायल के लिए भेजने की जरूरत नहीं। ऐसे केस में अधिकतम सजा 1 साल कैद ही है। एनसीबी ने कहा था कि अरबाज मर्चेंट के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में डिफेंस का कहना था कि अरबाज आर्यन के दोस्त है और इससे आर्यन के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्यन के डिफेंस में चैट रिकॉर्ड को गैर जरूरी बताया गया। ये कहा गया कि चैट रिकॉर्ड्स पुराने हैं और उनका क्रूज शिप केस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सोचिए, इमरान खान इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो क्रिकेट मैच को भी जिहाद कहते हैं। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जो खेल में भी जिहाद फिट कर देता है, जो क्रिकेटर्स को भी जिहाद सिखा देता है। अगर किसी एक क्रिकेटर के मुंह से जिहाद वाली बात निकल जाती तो उसे चूक कहा जा सकता था, लेकिन यहां तो पाकिस्तान के सारे टॉप क्रिकेटर्स ही जिहाद फैक्ट्री चला रहे हैं। वकार यूनिस हो, शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी हो, इंजमामुल हक हो, सईद अनवर हो, मोहम्मद यूसुफ हो, कोई भी नाम छूटा नहीं है। पाकिस्तान के सारे बड़े क्रिकेटर्स आईएसआई की स्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं। सबके चेहरे बदल जाते हैं, स्क्रिप्ट वही रहती है। पाकिस्तानी आईएसआई ने वहां के क्रिकेटर्स को क्या सिखाकर, क्या पढ़ाकर भेजा है, वो किस किस तरह की बातें करने लगे हैं, खेल में भी जिहाद की एंट्री कैसे करा दी गई है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारे यहां करोड़ों लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस साजिश से बहुत सावधान रहना है और इस रिपोर्ट को आंखें गड़ा कर देखना है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स नहीं, जिहादियों की जमात खड़ी हो गई है। कोई गजवाए हिंद के ख्वाब देखता है, कोई विदेशी खिलाड़ियों का धर्म परिवर्तन कराता है, कोई गैर मुस्लिमों को जहन्नुम की आग में झोंकने की बात करता है, कोई पाकिस्तान से नॉन मुस्लिमों को भगाने का प्लान सुनाता है। पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स हों या पूर्व क्रिकेटर्स, आज ऑडियो और वीडियो के साथ हम आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाएंगे जो साबित कर देगा कि पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता ने खेल के मैदान को भी जंग का मैदान बना दिया है। 22 गज की पिच को जिहाद की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। इस वाहियात सोच का पहला डेमो दिया है टो क्रशर और सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान बीच मैदान पर नमाज पढ़ता है और वकार यूनुस कैमरे पर आकर इस्लाम इस्लाम करने लगते हैं। हिंदू फोबिया का सैंपल कुछ यूं देते हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सुना आपने, हिंदुओं के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ने को यह पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बड़े फख्र की बात मानता है। मगर यह इकलौता नहीं है, यही तो पाकिस्तान का पूरा पैटर्न है। खेल में धर्म वाला एंगल डाल दो, इस्लाम के नाम पर अपना एजेंडा सेट करो और इस पाकिस्तानी इकोसिस्टम में इंजमामुल हक से लेकर सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ यूहाना, सईद अनवर, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी नाम है। पाकिस्तान के क्रिकेट में जिहाद वाले चैप्टर की शुरुआत ही इमरान खान से हुई थी। आज हम आपको पाकिस्तान के इस जिहादी मानसिकता के 1 या 2 नहीं, पूरे 15 सबूत देंगे। सबूत नंबर 1 देखिए। एक बार इमरान खान ने बयान दिया था कि वो जब भी भारत के खिलाफ कोई मैच खेलते हैं तो वो इसे क्रिकेट के नजरिए से नहीं, कश्मीर के लिए जिहाद मानते हैं। इमरान का यह बयान ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की रगों में जिहाद वाली सोच, कट्टरवादी सोच किस कदर खुली हुई है, अब एक एक करके आपको बाकी सबूत दिखाते हैं।
सैंपल नंबर 2 है रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का। ये शख्स क्रिकेट पर ज्ञान तो बहुत देता है, लेकिन जब क्रिकेट से हटकर बात होती है तो ये कश्मीर तक पहुंच जाता है, गजवाए हिंद वाले डायलॉग मारता है, खून खराबे की बात करता है। फिर ये भी साथ लिखा कि आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद मंगोल्स जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जनाब शोएब अख्तर हिंदुस्तान में इस्लामिक रूल का एजेंडा चलाते हैं, हिंदुओं के नरसंहार की बात कहते हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि एक दिन मुस्लिम फोर्सेस भारत में घुसपैठ करेंगी और चारों तरफ खून बहेगा। वकार से लेकर शोएब तक और बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कुछ भी कहते हैं उसमें ISI का भी बड़ा रोल है। ये जिहाद वाली रिटन स्क्रिप्ट भी पाकिस्तानी एजेंसियों की है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हैशटैग घूम रहे हैं, जिन्हें ट्रेंड कराया जा रहा है, इंडियन मुस्लिम और हिंदुओं के नाम पर भड़काने का जो प्लान बना है, वो सब इसी जिहादी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। कुछ और सबूत देखिए, कुछ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिमाग में झांकिए। अगला सैंपल पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक का है। इंजमाम ने क्रिकेटर के तौर पर तो खूब चौके छक्के मारे, मगर अब वो एक नई पाठशाला खोलकर बैठे हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इंजमाम अपने साथियों के साथ मिलकर कई सालों पहले ही ब्रायन लारा जैसे क्रिकेटर्स को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कह चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ है ना, मोहम्मद यूसुफ ने, हमारा कराची में टेस्ट मैच हो रहा था कराची में, तो मोहम्मद यूसुफ ने एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, कि उसने कहा कि मैं इसको खाने पे बुला के ना दीन की दावत दूंगा। तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग है शेख हाशिम साहब, उन्होंने उसको दावत दी, उसको बताया कि भाई किस तरह हम अपने अल्लाह की बात मानते हैं, सारी चीजें उसको बताई। ब्रायन लारा ने ये सुन के खामोश हो गए। 1500 की जमा कर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स कन्वर्जन का ये धंधा आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। कोई भी नॉन मुस्लिम क्रिकेटर नहीं बचा। इन्होंने सबको अपने एजेंडे के तहत लपेटे में लिया। एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच खत्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह, तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक, सकलैन ने कहा कि भाई इनको दावत दी जाए। मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था। अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम न रहे। को मैंने दिल फेंका। इंजमाम ने एक और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का किस्सा सुनाया था। ये बताया था कि कैसे इंग्लैंड में रहते हुए पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर ने इंग्लैंड के ही 1 या 2 नहीं, पूरे 7 क्रिकेटर्स के दिमाग में। वो मुश्ताक अहमद अभी वो इंग्लैंड का बॉलिंग कोच भी है और पहले ससेक्स काउंटी से खेलता था, तो उसकी जिंदगी में थोड़ा सा दीन आया, उसने नमाज पढ़नी शुरू की और सारी चीजें शुरू की। तो 7 गोरे उसके साथ मस्जिद में जाना शुरू हो गए थे। उन्होंने भी कुरान पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी। जैसे उन्होंने कुरान पढ़ा, हमारा दीन, तो उन्होंने देखा कि ये तो सारी चीजें सही है। इसी लिस्ट में एक और पाकिस्तानी नाम सईद अनवर का भी है। कभी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर चुके अनवर इन दिनों धार्मिक पाठशाला चलाते हैं। गैर मुस्लिमों के बारे में क्या कहते हैं सुनेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में कौन सा गेम चल रहा है।
बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? अब मोहम्मद यूसुफ की बातें भी सुन लीजिए। जनाब कभी यूसुफ योहाना हुआ करते थे, एक क्रिश्चियन थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद यूसुफ बन गए और तभी से ये एजेंडा चला रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। लोग हैं, अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की जिंदगी है उस पर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम रहे। आज सबने कलमा पढ़ा हुआ, एक न एक दिन तो जन्नत में जाएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो मार खा कर आ रहा होगा मुसलमान, वो मुसलमान ही होगा जो जन्नत में आएगा। गैर मुस्लिम तो आ ही नहीं सकता, उसको भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। इसने अपना मोहम्मद यूसुफ ने जो बातें कही उसका सबूत खुद सकलैन मुश्ताक ने दिया है। हालांकि इसका लॉजिक समझ से परे है। जनाब के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने से मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग एवरेज सुधर गई। इसने अपना रिवर्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया, फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीस का सबक लेना शुरू किया, फेथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। रिवर्ट होने से पहले जो उसकी एवरेज 40 थी और उसके बाद जो है 70-80 को जाके टच की। एनीवे जब उसका कैरियर ख़त्म हुआ तो 52 प्लस की इसकी एवरेज रही। और आज कहां एक बेकाबू बस सीधे ट्रक से जा भिड़ी। इसकी तस्वीरें देखिए 4 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। प्रीमियम क्वालिटी